तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो कल का कंटिन्यूएशन पार्ट था, जो हमने बोफोर्स के कैनन्स के बारे में देखा था, उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट। तो तुमने कल क्या देखा कि राजीव गांधी के पीरियड में ये करप्शन स्कैंडल हुआ था। हमको वो कैनन्स चाहिए थे बोफोर्स कंपनी के, एंड एलिगेशंस ऐसे थे कि उसमें करप्शन हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों में काफी निगेटिव इमेज तैयार हो गई राजीव गांधी गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर एक चीज की वजह से बहुत सारा कांग्रेस को जो नेक्स्ट इलेक्शन उसके बाद जो हुए, तो उसमें कांग्रेस को एक डिफीट मिली। मतलब वो इशू ऐसा बहुत कुछ बड़ा नहीं था, करप्शन हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो गया, वो मुद्दा इतना सीरियस हो गया उस टाइम के ऊपर कि कांग्रेस को अगले जो इलेक्शंस थे उसको उसमें उसको हार मिल गई, क्योंकि ये करप्शन स्कैंडल थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था बोफोर्स का। तो कांग्रेस हार गई अगले इलेक्शन में, और अगले इलेक्शन में फिर कौन सी गवर्नमेंट आई? तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो थे वो कांग्रेस के टक्कर के नहीं थे। तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी उस टाइम के ऊपर कि जो कांग्रेस को टक्कर दे सके। तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाया पॉलिटिकल पार्टीज का, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिल गए। और उस एक साथ मिलने को क्या बोलते हैं? कोलेशन बोलते हैं, कोलेशन। हमारे मराठी में उसको युति बोलते हैं। ठीक है, युति। इन द सेंस युति मतलब क्या होती है, कोलेशन मतलब क्या, कि ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होती है। वो पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए अलग अलग पार्टी साथ में आती है। अब इसका एग्जांपल अगर मुझे तुमको देना है, तो सपोज मान लो इलेक्शन में शिवसेना सपोज और कांग्रेस अगर साथ में इलेक्शन लड़ रही है साथ में, तो उसको कोलेशन बोलते हैं, उसको कोलेशन बोलेंगे। क्योंकि शिवसेना अलग ही है, कांग्रेस अलग है, वो कंबाइन हो रहे हैं खाली इलेक्शन के लिए। ठीक है, वो क्या मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि वो मर्ज हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, खाली इलेक्शन के लिए साथ में आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कोलेशन बोलते हैं। तो ये इलेक्शन के वक्त, ये बोफोर्स के बाद इलेक्शन में कौन किसका कोलेशन जीता? जनता दल नाम से। और उसमें का जो सबसे पावरफुल लीडर था, वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना राजीव गांधी के बाद, और उसका नाम क्या था? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब ये है विश्वनाथ प्रताप सिंह। एक्चुअली ये कैसे है कि ज्यादा फेमस ना होने की वजह से तुम्हारे एज ग्रुप में फेमस नहीं है, क्योंकि तुम बहुत नए जनरेशन के हो। तो लेकिन इफ यू आस्क योर मदर एंड फादर, मम्मी पापा को ये पक्का पता होंगे। लेकिन वो भी ध्यान में रखना है, ये इस नाम से फेमस नहीं है, विश्वनाथ प्रताप सिंह नाम से। अगर तुम तुम्हारे मम्मी पापा को पूछोगे ना कि विश्वनाथ प्रताप सिंह कौन है, तो तुमको आंसर नहीं दे पाएंगे वो। तुम ट्राई तो करो ना, आज खाना खाते वक्त जस्ट पूछ लो, विश्वनाथ प्रताप सिंह पता है क्या कौन है? तो वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन ये इस नाम से फेमस नहीं है, वो उनके इनिशियल से फेमस है। उनको वीपी सिंह बोला जाता है, मतलब उनका नाम का वी, फिर प्रताप का पी, एंड वीपी सिंह बोलते हैं। तो किसी को अगर तुमने बोला ना विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो उनको समझ भी नहीं आएगा। लेकिन तुमने वीपी सिंह बोला ना, तो जल्दी से तुम्हारे मम्मी पापा बोल देंगे हाँ वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पहले। तो खाली ये ध्यान में रखना है, ये इनका दूसरा जो जिस नाम से फेमस है, इनका नाम क्या है? वीपी सिंह। और एक्चुअल फुल नेम क्या है उनका? विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी के बाद। मेन कंट्रीब्यूशन इनका ये था कि इनके टाइम के ऊपर ओबीसी का रिजर्वेशन आया। तो रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को इन्हीं के टाइम पे आया था। तो रिजर्वेशन की जो आज आज पॉलिसी हम लोग देखते हैं, तो शुरुआत कहां से हुई थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम के पास से। मतलब इनके अंडर रिजर्वेशन की पॉलिसी आ गई ओबीसी को। दूसरा क्या हो गया कि ये बहुत दिन तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए। इनके पार्टी कैसी थी? कोलेशन पार्टी थी। तुमने अब भी देखा, इनका जो गवर्नमेंट था वो कैसा था? कोलेशन था, मतलब सब जुड़ जुड़ के तैयार हुए थे। तो प्रॉब्लम क्या हो गया, बहुत दिन तक ये प्राइम मिनिस्टर रह ही नहीं पाए, क्योंकि ग्रुप था ना पार्टीज का, और हर एक को प्राइम मिनिस्टर बनना है। अब प्राइम मिनिस्टर कितने रहते हैं? एक ही रहता है। तो इसलिए इतना पॉलिटिकल डिफरेंसेस था, इनमें यूनिटी नहीं था वो पॉलिटिकल पार्टीज में, जिसकी वजह से वो बहुत दिन तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए। और नेक्स्ट इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए, तो ये इनको जाना पड़ा, क्योंकि ये बहुत दिन तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए। इनके बाद जो प्राइम मिनिस्टर आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद, वीपी सिंह के बाद, तो वो थे चंद्रशेखर। नाम क्या है? चंद्रशेखर। अब वो हिस्ट्री जैसा गलती मत करो, अपने इसमें जो रेवोल्यूशनरीज हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वो बच्चे क्या हो जाता है, वो इतने फेमस है वो पर्सनालिटीज, तो उनके दिमाग में वही नाम रहता है, चंद्रशेखर आजाद। तो ये प्राइम मिनिस्टर को भी वो नाम लगा देते, चंद्रशेखर आजाद। आजाद नहीं है इनके इसमें, ठीक है? तो ध्यान में रखना है, इनका एक्चुअल नेम क्या है? खाली चंद्रशेखर, आजाद नहीं है। वो आजाद वाले कौन थे? वो रिवोल्यूशनरी के टाइम पे, भगत सिंह के टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम क्या है? चंद्रशेखर। तो ये भी बहुत दिन तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए।
इनको ज्यादा टाइम ही नहीं मिला प्राइम मिनिस्टर बोल के, तो इनके टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन इनका है नहीं, क्योंकि ये बहुत दिन तक प्राइम मिनिस्टर रहे ही नहीं। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। ये क्यों हो रहा था कि इतने प्राइम मिनिस्टर क्यों बदल रहे थे राजीव गांधी के बाद? दो प्राइम मिनिस्टर आके गए, एक विश्वनाथ प्रताप सिंह और दूसरा चंद्रशेखर। इतना जल्दी जल्दी क्यों ट्रांजिशन हो गया? क्योंकि तब ये जो पार्टी, जो गवर्नमेंट बन रही थी, जो सरकार बनी थी, वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, उनमें यूनिटी नहीं थी वो पार्टीज में, तो वो टूट गई और फिर सरकार भी गिर गई। तो दो प्राइम मिनिस्टर आके गए बीच में। अब ये कब की बात है? 1990 की, ठीक है, 1990। अब नए इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए 1991 के। अब तुमको तो पता है पिछले इलेक्शंस में राजीव गांधी हार गए थे, राइट? क्योंकि वो बोफोर्स का सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा मुद्दा सीरियस हो गया था, तो जिसकी वजह से वो हार गए इलेक्शन। लेकिन 1991 में नए इलेक्शन शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि 1990 में किसकी सरकार गिर गई? चंद्रशेखर की, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सरकार गिर गई। तो नए इलेक्शन डिक्लेयर हो गए 1991 में। तो इलेक्शन शुरू होते ही लोग क्या करते हैं? इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती है। मतलब ये जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अपनी रैली निकालते हैं, फिर वो स्पीच रहता है, वो रहता है ना सब कुछ, इलेक्शन कैंपेन, तो वो चल रहा था। तो इसी वक्त क्या हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है LTTE नाम से, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। तो ये एक्चुअली तमिल वर्ड्स है LTTE, और इसको एक्चुअली LTTE नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लिट्टे बोलते हैं, लिट्टे लिट्टे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की है? श्रीलंका की। तो तुमको याद होगा, श्रीलंका की सिचुएशन सॉल्व करने के लिए राजीव गांधी ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे, राइट? लेकिन वहां के जो लोग थे, वो किस में झगड़ा चल रहा था श्रीलंका में? श्रीलंकन कंट्री, मतलब जो वहां के मेजोरिटी है, और वहां की माइनॉरिटी कौन थे? हमारे एरिया से गए हुए, हमारे देश से गए हुए तमिल लोग जो वहां पे गए थे, वो माइनॉरिटी लोग थे वहां पे। तो तमिल और श्रीलंकन गवर्नमेंट में झगड़ा चल रहा था, राइट? अब ये सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए राजीव गांधी ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे। वहां पे हमने इंडियन आर्मी भी भेजी थी, जिसको मैंने तुमको बोला था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स बोला जाता था उसको। लेकिन राजीव गांधी के जो आइडियाज थे श्रीलंका की सिचुएशन सॉल्व करने के लिए, उनका एम बहुत अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये लोगों को क्या लग रहा था, जो वहां के माइनॉरिटीज हैं श्रीलंका के, उनको ऐसा लग रहा था कि राजीव गांधी खाली श्रीलंकन गवर्नमेंट को हेल्प कर रही है, ना कि वहां के तमिल माइनॉरिटी को। तो वो इतने गुस्सा थे वो लोग वहां के, और वो उन्होंने, ये जब इलेक्शन चल रहा था 1991 में, उन्होंने इंडिया में घुस के इलेक्शन कैंपेन जब कर रहे थे राजीव गांधी, तब उनका असैसिनेशन किया उन्होंने। तो हमारे जो एक बेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, इलेक्शन कैंपेन के वक्त 1991 में LTTE ऑर्गेनाइजेशन ने उनका असैसिनेशन किया, ठीक है, उनको मार दिया। और वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की है? श्रीलंका की। तो वो तुमको ध्यान में रखना है कि उसको LTTE नहीं बोलते हैं, जब हम बात करते हैं ना एक दूसरे से, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? लिट्टे बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में लिट्टे। तो LTTE नहीं बोलना है, लिट्टे बोलना है। और उसका फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। तो तुमको ध्यान में रखना है उनको क्यों मारा था, क्योंकि राजीव गांधी श्रीलंकन गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे थे, ऐसा उनको लग रहा था। और ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? श्रीलंका की, कि जो किसको सपोर्ट कर रहे थे? तमिल माइनॉरिटी को। तो वो ध्यान में रखना है। तो 1991 में राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया। अब असैसिनेशन के बाद नेक्स्ट क्या हुआ, और सिचुएशन क्या हो रही थी, खराब हो रही थी? उसी वक्त जम्मू कश्मीर का इशू और बढ़ रहा था। जम्मू कश्मीर कैसा है, 1947 से ये इशू सॉल्व ही नहीं हुआ है अब तक। और जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन खराब हो रही थी। मतलब हमारे यहाँ पे दो वॉर्स हो गए थे। एक वॉर तो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर के इशू पे हुआ था, पाकिस्तान के साथ। और दूसरा वॉर किस चीज के ऊपर हुआ था? बांग्लादेश के ऊपर, 1971 का। तो तुम दो वॉर तो हमारा डिस्कशन हो गया है। लेकिन वॉर नहीं हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान कहाँ शांत बैठता है ना, उसका हमेशा कुछ ना कुछ तो इंटरफेरेंस चालू ही रहता था जम्मू कश्मीर में। तो वहां पे अभी भी सपोज पाकिस्तान क्या करता है, बहुत सारे टेररिस्ट लोगों को भेजता है, उनको पैसे देता है कि हाँ इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज करो। तो वो सिचुएशन तब भी थी। तो सिचुएशन इतनी वर्स हो गई जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के इंटरफेरेंस की वजह से, कि वहां के जो लोग थे, जिनको कश्मीरी पंडित बोला जाता है, तो वहां के जो लोग थे कश्मीरी पंडित, उनको वहां से भाग जाना पड़ा। क्योंकि वो इतने डरे हुए थे कि बाबा कब बम फटे और कब हम मर जाए, इससे अच्छा तो हम लोग एरिया बदल देते हैं। तो वहां से उनको लिटरली उनको भागना पड़ा। कहां से? जम्मू कश्मीर से। किस चीज की वजह से?
टेररिस्ट एक्टिविटीज जो बढ़ गई थी वहां पे जम्मू कश्मीर में, उसकी वजह से कश्मीरी पंडित को भागना पड़ा। वो ध्यान में रखना है, और कुछ डिटेल्स नहीं है, तुमको खाली इतना ही ध्यान में रखना है कि कौन कब भागा, दैट्स इट। तो कश्मीरी पंडित कब भाग गए जम्मू कश्मीर से, जब ये टेररिस्ट एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ गई वहां पे। अब आगे जाने के पहले अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं तो पूछ लो, एंड अगर नहीं है तो देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अबाउट कोल्ड वॉर, नरसिम्हा राव, करगिल वॉर एंड एनडीए। सामाले क्या पूछ रहे हो, व्हाट इज द ईयर ऑफ हिज पीएम? आई थिंक यू आर आस्किंग उसका, उनका ईयर क्या था प्राइम मिनिस्टर का? 1990 ऑफ चंद्रशेखर, और उनके पहले जो पीरियड था दैट वाज बिफोर दैट 1990। आदित्य क्या पूछ रहे हो, एलटीटी वाज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक? नहीं, पब्लिक की थी, गवर्नमेंट की नहीं थी। गवर्नमेंट तो श्रीलंकन गवर्नमेंट था ना, उनको तो हमने सपोर्ट किया था ना, वो हमारे अगेंस्ट में नहीं थे। वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब लिट्टे नाम से, कि जो लोगों की थी, वो किनकी थी? तमिल माइनॉरिटी की, तो वो हमारे अगेंस्ट में थे। उर्जित क्या बोल रहे हो, व्हाई इंडिया डिडंट सेंड आर्मी टू सेव दोस कश्मीरी पंडित्स? अरे वो क्या हो रहा था कि हम लोग भेज सकते थे वहां पे आर्मी को, लेकिन प्रॉब्लम कैसा है, टेररिस्ट लोग ओपनली वॉर नहीं करते, छुप छुप के वॉर करते हैं। तो अगर इवन दो तुमने वहां पे आर्मी भेजी, तो वो कैसा लग रहा था वहां के लोगों को कि इंडिया बहुत ही ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है कश्मीर के इश्यूज में। तो वहां के लोगों को कुछ नहीं चाहिए, उनको ना पाकिस्तान के साथ रहना है ना इंडिया के साथ, उनको खाली शांति चाहिए। और इसी की वजह से हमने ज्यादा इंटरफेरेंस वहां पे नहीं किया। ऊपर से कैसा, भेज के भी क्या फायदा होता, वहां के लोग टेररिस्ट जो हैं वो क्या ओपनली थोड़ी फाइट कर रहे थे, वो तो छुप छुप के बॉम्ब फोड़ रहे थे। ओके, आदित्य क्या बोल रहे हो, मोटो क्या था एलटीटीई का? लिट्टे का मोटो ये था कि वहां के जो तमिल माइनॉरिटीज है उनको फ्रीडम मिले, उनको कुछ अपने पॉलिटिकल राइट्स मिले श्रीलंका में, क्योंकि वहां पे वो माइनॉरिटी में थे। राजीव गांधी के क्या सिक्योरिटी नहीं थी क्या? हाँ, सिक्योरिटी थी, नो इशू, सिक्योरिटी था रे, लेकिन कैसा है उन्होंने डिसगाइज में किया। मतलब वो पूरा तुम पढ़ सकते हो बाद में ऑन यूर लेजर टाइम, वो पूरा इशू ही प्रॉब्लमेटिक था। सिक्योरिटी थी, फिर भी उन्होंने बॉम्ब फोड़ा, फिर भी मारा। तन्मय क्या बोल रहे हो, आर तमिल फ्रीड नाउ इन श्रीलंका? हाँ, उनको थोड़े बहुत हक दिए गए हैं, इवन दो माइनॉरिटी में है वहां पे श्रीलंका में तमिल लोग, लेकिन उनको थोड़े बहुत राइट्स दिए हैं हमने। अभी सिचुएशन थोड़ी सी ठंडी है वहां पे, श्रीलंका ने अच्छा खासा सपोर्ट दिया उनको, सिचुएशन थोड़ी ठंडी है अभी। कुशल क्या बोल रहे हो, फ्रॉम विच पार्टी चंद्रशेखर वॉज सेलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर? वो पार्टी बेटी नहीं थी, कोलेशन गवर्नमेंट था वो, कोलेशन गवर्नमेंट। ओके चलो, अभी बहुत सारे डाउट्स अभी सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं, एंड दैट इज अबाउट चेंजेस आफ्टर 1991। 1991 के बाद क्या हुआ वो देखते हैं। ओके, जो सबसे पहले जो इंटरनेशनल कुछ इश्यूज हुए थे 1991 में, तो वो देखते हैं सबसे पहला क्या हुआ। तो सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए, वो सबसे पहला इशू था 1991 का। तो कोल्ड वॉर तब खत्म हो गया था। कोल्ड वॉर की जो डिटेल्स हैं हम लोग वो पॉलिटिकल साइंस का जब लेसन पढ़ेंगे उसके अंदर है, फर्स्ट लेसन जो है पॉलिटिकल साइंस का 9th स्टैंडर्ड का, उसमें पढ़ेंगे कोल्ड वॉर का, तो अब भी कुछ डिस्कशन नहीं करने वाले। खाली इसमें इतना ही ध्यान रखो कि 1991 में सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए और उसके बहुत सारे कंट्रीज तैयार हो गए। तो वो कौन से थे, तो देखो, ये पूरा जो रीजन तुमको दिख रहा है ना ये मैप में, ये पूरा ही रीजन रशिया है, राइट? लेकिन उसको पहले क्या बोलते थे, सोवियत यूनियन बोलते थे। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं, रशिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, ये जितने भी प्लेसेस हैं यहाँ पे, एस्टोनिया, ये सभी कंट्रीज, जॉर्जिया, यूक्रेन, ये सभी सोवियत यूनियन में थे। सोवियत यूनियन ये बहुत बड़ा कंट्री था, ठीक है। लेकिन 1991 में इंटरनल डिफरेंसेस उनके बहुत थे, तो उनके बहुत सारे टुकड़ों में वो डिवाइड हो गए, और सबसे बड़ा कंट्री कौन सा निकला फिर उसमें से, रशिया निकला। लेकिन बाकी के छोटे छोटे कंट्रीज भी निकले। अब हम लोग ये डिस्कस नहीं करने वाले कि वो टुकड़े क्यों हो गए, क्या हो गए, वो कोल्ड वॉर में देखेंगे, ठीक है, वो पॉलिटिकल जो साइंस का जो लेसन है उसके अंदर देखेंगे। फिलहाल इतना ही ध्यान में रखो कि सोवियत यूनियन के टुकड़े कब हो गए, 1991 में। तो ब्रेकअप कब हो गया, 1991।
और सबसे बड़ा कंट्री कौन सा निकला उसमें से? रशिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ तो कांग्रेस गवर्नमेंट को थोड़ी सी सहानुभूति मिल गई, लाइक इंडिया की तरफ से। पूरे जो सिटीजन थे इंडिया के, तो वो थोड़ा सा सपोर्ट में आ गए। उनके बाद जो सबसे पावरफुल लीडर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिंहा नहीं है वो, नरसिम्हा राव है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। पीवी नरसिम्हा राव नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब जो मेन इशू आया, थर्ड इशू, मतलब पहला में मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू क्या है उस टाइम के ऊपर का, कि सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए। दूसरा क्या हो गया, इंडिया को एक नया प्राइम मिनिस्टर मिला जिनका नाम क्या है? पीवी नरसिम्हा राव। और नेक्स्ट इशू क्या आया उसी टाइम पे? अयोध्या में ये इशू एक चल रहा था बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के ऊपर, कि वहां पे राम का सपोज मंदिर पहले था कि बाबरी मस्जिद पहले बनी थी, उसके ऊपर से इश्यूज चल रहे थे। हम लोग ये ज्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले, खाली तुमको पता होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का इशू कब हुआ था? 1991 में। हमको उसका डिटेल्स कुछ नहीं है, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, आगे। इसके बाद तुमको ध्यान में रखना है कि जब पीवी नरसिम्हा राव आए और उसके बाद जो सिचुएशन बनी 1996 में, तो 1996 के जब इलेक्शन हुए ना, तो कोई भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। मतलब जो चंद्रशेखर थे उनके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बने? पीवी नरसिम्हा राव, राइट? उनका जब टाइम खत्म हुआ, उनके टाइम के ऊपर कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं, तो उसके बाद का देखते हैं। तो 1996 में फिर से इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। अब 1996 टू 1999 इतना प्रॉब्लमेटिक था पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया के अंदर कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही थी। मतलब कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पा रही थी। तो 3 सालों के अंदर हमारे 3 प्राइम मिनिस्टर होके गए उस टाइम के ऊपर। मतलब 1996 टू 1999 में 3 प्राइम मिनिस्टर होके गए। और वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवे गौड़ा एंड इंदर कुमार गुजराल। तो अच्छे से नाम ध्यान में रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी ये तो बहुत फेमस है, तुमको पता ही होंगे, लेकिन ये नाम तुमको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, लेकिन उसको ध्यान में रखो। देवे गौड़ा, ठीक है, देवे गौड़ा, एच डी देवे गौड़ा। तो उनके स्टार्टिंग के नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, खाली उनके सरनेम याद रख लो। वाजपेयी, देवे गौड़ा एंड लास्ट वाले कौन है? गुजराल। एंड ये इंद्र नहीं है, इंदर है, इंदर कुमार गुजराल, वो ध्यान में रखो। तो इंदर कुमार गुजराल, देवेगौड़ा एंड वाजपेयी, ऐसे 3 प्राइम मिनिस्टर आके गए ये 3 साल में। खाली इतना जल्दी जल्दी क्यों ट्रांजिशन हुआ? क्योंकि कोई भी पार्टी को मेजोरिटी उस टाइम के ऊपर नहीं मिल रही थी। अब ये फोटोज एक्चुअली हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए इसमें डाला है सो दैट तुमको ध्यान में तो रहे कि कौन, मतलब कौन पर्सन कौन सा है, किसका नाम क्या है। तो वाजपेयी का तो तुमको पता ही होगा ऑलरेडी कैसे दिखते हैं, ठीक है, मेजोरिटी स्टूडेंट्स को पता होगा। लेकिन देवे गौड़ा ये हैं जो सेंटर वाले हैं, उनका नाम देवे गौड़ा है। एंड इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल जो है, तो वो ये तीसरे वाले पर्सन है। तो ये देवे गौड़ा और ये गुजराल। ठीक है, तो ये 2 हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद तो 3 कौन कौन बने सिचुएशन के बाद, एक एक के बाद? वाजपेयी, देवेगौड़ा एंड फिर बाद में गुजराल। अब जो 1999 में एक सिचुएशन आई पॉलिटिकल, वो तुमको पता है कि 1996 टू 1999 के बाद क्या हो गया? कोई भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही थी। तुमने अब भी देखा, पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही थी। तो बहुत सारे पार्टी साथ में आ गए और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग साथ में आएंगे और फिर सरकार बनाएंगे। क्योंकि 3 प्राइम मिनिस्टर आके गए ना, एक प्राइम मिनिस्टर का टर्म कितना होता है? ऑलमोस्ट 5 साल होता है, और यहाँ पे 3 साल में 3 प्राइम मिनिस्टर आके गए। तो ये सिचुएशन काफी वर्स थी। तो सिचुएशन ठीक करने के लिए क्या किया उन्होंने? बहुत सारे पार्टी साथ में आए और उन्होंने बोला कि हम कोलेशन गवर्नमेंट बनाएंगे, सबसे बड़ी सरकार बनाएंगे। और उस कोलेशन को उन्होंने नाम क्या दिया? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए जिसको बोला जाता है। तो एनडीए ये एक कोलेशन गवर्नमेंट था। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये क्या है? कोलेशन है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप। अब तुमको एक चीज ध्यान में रखना है कि कोलेशन जब भी बनता है, मतलब बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है जब साथ में आती हैं, तो उसमें से कोई तो भी एक पार्टी बहुत बड़ी रहती है, मतलब सबसे बड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी, और फिर बाद में सब छोटे छोटे पार्टीज उसके साथ ज्वाइन होते हैं। तो ये जब एनडीए बना 1999 में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें से जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी वो कौन सी थी? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। और उनके लीडर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि 1999 में
एनडीए की जो सपोज ये बनी सरकार बनी, तो उसमें की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी? भारतीय जनता पार्टी। और उनके लीडर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। हेंस प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए? वाजपेयी। ठीक है, तो वाजपेयी बाद में फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए। मतलब उनका पहले भी वो बने थे, लेकिन ज्यादा दिन सरकार नहीं चली उनकी। लेकिन जब कोलेशन बना एनडीए का, तो वापस वो प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अब वाजपेयी के सरकार के वक्त क्या हुआ वो ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे एक पाकिस्तान के साथ हमारा एक वॉर हुआ था, तो वो हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो जब वाजपेयी सरकार में आए, मतलब जब वो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया में, तो उनका एक वन ऑफ जो सबसे बड़ा एम था, मतलब जो ऑब्जेक्टिव था, उनको जो चाहिए था वाजपेयी सर को, तो उनको जो ये चाहिए था वो क्या था कि पाकिस्तान के साथ सिचुएशन थोड़ी बहुत ठंडी हो हमारी। वो चाहते थे कि बाबा हमारा पीस हो, हमारी शांति बने पाकिस्तान के साथ। वो जो सिचुएशन है कश्मीर के ऊपर से, तो वो थोड़ा बहुत तो भी सॉल्व करे, इसके लिए उन्होंने थोड़े बहुत स्टेप्स शुरू कर लिए। उनको लग रहा था कि कहां पे तो भी कि बाबा इनके साथ शांति बन जाएगी पाकिस्तान के साथ। लेकिन उसी वक्त, उसी सिचुएशन के वक्त 1998 में हमने फिर से न्यूक्लियर टेस्ट की। ठीक है, वो ध्यान में रखना है। 1998 में हमने फिर से न्यूक्लियर टेस्ट किया। हमने पहले भी किया था पोखरण में, लेकिन कैसा है, तब हमारे जो बॉम्ब्स है वो उतने एडवांस नहीं थे। तो 1998 में हमारी जो एटॉमिक ये है क्या बोलते हैं रिसर्च है, इस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिविटी में, वो काफी ज्यादा अच्छी बन गई। और 1998 में हमने फिर से टेस्टिंग की बॉम्ब्स की। तो इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत वर्ल्ड में टेंशन हो रहा था, और पर्टिकुलरली ये टेस्टिंग की वजह से किसको ज्यादा टेंशन हो रहा होगा? पाकिस्तान को, ऑब्वियसली। क्योंकि पाकिस्तान को डर लग रहा था कि इंडिया के पास अगर बॉम्ब आ गया तो पता नहीं अभी रात में हमारे ऊपर बॉम्ब गिराएगा तो कैसे होगा। ठीक है, सो 1998 में सिचुएशन थोड़ी सी और वर्स बन गई। अब 1999 में पाकिस्तान का फिर से शुरू हो गया, हमको कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। उनको कश्मीर 1947 से चाहिए। ठीक है, अब 1999 में फिर से उन्होंने वॉर कर दिया इंडिया के साथ। किस चीज के ऊपर? कश्मीर के इशू के ऊपर। लेकिन कौन से रीजन में फाइट किया गया? करगिल रीजन में। इसके लिए उसको इंडिया पाकिस्तान वॉर ऐसा नाम से वो फेमस नहीं है। वो किस नाम से फेमस है? करगिल वॉर के नाम से फेमस है। लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को जब बोलते हैं ना करगिल वॉर, तो उनको वो पता ही नहीं चलता बहुत जनों को कि वो इंडिया पाकिस्तान का वॉर था। उनको खाली इतना लगता है कि करगिल रीजन में हुआ था। तो तुमको ध्यान में रखना है कौन सा वॉर है। करगिल वॉर मतलब इंडिया पाकिस्तान वॉर। और वो किस चीज के ऊपर हुआ था? कश्मीर के ऊपर। एंड अगेन, ठीक है, एज यूजुअल इंडिया ने फिर से पाकिस्तान को हराया। ठीक है, तो वो हर बार का नाटक था कि पाकिस्तान आ जाता था, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, मैं वॉर कर दूंगा। वॉर कर देते थे और हमेशा हार जाते थे। ठीक है, वो ध्यान में रखना है। तो वापस इस करगिल वॉर में कौन जीता? इंडिया ही जीता। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं इंडियन इकोनॉमी की। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर कोई तुम्हारे डाउट्स हैं तो पूछ लो, अगर नहीं है तो वी विल मूव ऑन। नो डाउट्स, आगे बढ़े? क्या टाइप कर रहे हो? आदित्य क्या पूछ रहे हो? 3 प्राइम मिनिस्टर्स वेयर ऑफ कोलेशन? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोलेशन के नहीं थे, उनके उनके पार्टीज के थे। कोलेशन तो बन ही नहीं रहा था, कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही थी। इसलिए सभी लोग ट्राई कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इसलिए तो हमने 3 प्राइम मिनिस्टर देखे उस टाइम के ऊपर। यश क्या पूछ रहे हो? एनी वन कैन बी प्राइम मिनिस्टर 2 टाइम्स? अरे 2 टाइम्स क्या, कितने भी बार बन सकता है। अगर तुमको सपोज तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए यश, मान लो कि सपोज तुम्हारा नेक्स्ट इलेक्शन में तुम खड़े हो गए, तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए। तुम प्राइम मिनिस्टर कितने भी बार बन सकते हो, बशर्ते लेकिन इंडिया ने तुमको चुन के देना चाहिए। इंडिया ने अगर तुमको चुन के दिया, तुम कितने भी बार बन सकते हो, नो इशू। समझ में आया यश? ओके, चलो आगे डिस्कशन करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में नेक्स्ट पार्ट में, कि प्लानिंग कमीशन नरसिम्हा राव 1991 के रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन क्या था। ओके, तो इंडियन इकोनॉमी जो है
उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो तुमको ध्यान में रखना है कि इंडियन इकोनॉमी को हम लोग कुछ वे से डेवलप करना चाहते थे। तो उसमें का जो पहला जो पार्ट है वो था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, हमको करना था, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी करना था, और सोशल जस्टिस। ये 3 पॉइंट समझ के लेने हैं। मतलब मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या, कि इकोनॉमी में सुधार लाना था, मतलब इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको मॉडर्न करना था, बहुत भारी का बनाने का था। दूसरा क्या था, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब क्या, कि जितने भी हमारे जरूरतें हैं हम लोग वो खुद बना सके, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्रोडक्ट है तो हमको सपोज लेट्स से कंप्यूटर मान लो, तो वो हमको किसी और देश से मंगाना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग नहीं बना सकते। तो इंडियन इकोनॉमी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और क्या चाहिए था हमको, सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब क्या, कि हर चीज बनाने का टेक्नोलॉजी इंडिया में होना चाहिए, ये हमारा एम था। और क्या चाहिए था हमको इकोनॉमी में, सोशल जस्टिस चाहिए था। सोशल जस्टिस मतलब क्या, कि लोगों के अंदर इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो, लाइक सभी लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो, वो चाहिए था। मतलब खाली बड़े लोगों को पैसा मिल रहा है, नीचे के लोगों को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं चाहिए था। पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये हमारा एम है हमारी इकोनॉमी का। अब जो जो दो एम्स है स्टार्टिंग के, मतलब इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना और सेल्फ सफिशिएंसी बनाना, तो ये दोनों एम किसके जरिए हमने कंप्लीट किए, इंडस्ट्रीज के थ्रू। तो इंडस्ट्री के थ्रू हमने ये दो कंप्लीट किए, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हमने तैयार कर लिए, सेल्फ सफिशिएंसी भी हो गई और मॉडर्न भी बन गया इंडिया। और सोशल जस्टिस कैसे लगाया हमने, कि जो बाबा जो हम जितने भी पैसे कमा रहे हैं इंडिया के अंदर, जितने भी पैसे बन रहे हैं, तो वो सभी लोगों में डिवाइड हो इक्वली। उसके लिए क्या किया हमने, वो प्लानिंग के थ्रू किया। प्लानिंग मतलब क्या, कि हमने बहुत सारे स्कीम्स लाए, बहुत सारे फीचर्स लाए गवर्नमेंट की तरफ से, और यही हमने पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया बहुत सारे लोगों में। ठीक है, तो उसका डिटेल बाद में हमको, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो कि सोशल जस्टिस कैसे हमने लाया, प्लानिंग के थ्रू। अब जो इंडियन इकोनॉमी है, जो हम लोग बोल रहे थे कि बाबा सोशल जस्टिस प्लानिंग के थ्रू लाया, तो प्लानिंग कैसे की हमने, ठीक है, डेवलपमेंट की प्लानिंग कैसे की। तो हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक ग्रुप है जिसको कहा जाता है नेशनल प्लानिंग कमीशन। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमीशन। तो ये हमारे पूरे इंडिया का एक प्लान बनाता है। जैसे तुम्हारे स्कूल में प्लान नहीं होता एनुअल प्लानर, कि बाबा पूरे साल में कितना सिलेबस है, या फिर कौन सा सिलेबस कौन से एग्जाम को है, तो वैसा ही ये प्लानिंग कमीशन क्या करता है, इंडिया का डेवलपमेंट कैसे, कौन से साल में कितना होगा, क्या होगा, उसका पूरा प्लान कौन बनाता है, नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाता है। और उसके पॉलिसी को कहा क्या कहा जाता है, 5 ईयर प्लान बोला जाता है। 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान मतलब क्या, हर 5 साल के लिए वो प्लान बनाते हैं। मतलब जैसे कि मान लो कि प्लानिंग कमीशन ने इस साल प्लान बना लिया, तो वो प्लान किसके लिए होगा, 2021 टू 2025, 5 सालों का प्लान बनाते हो। तो तुम ऐसा मत सोचो कि बाबा हाँ वो छोटा प्लान बनाते, क्या नहीं, वो क्या करते हैं, 5 साल का एक पूरा प्लान बनाते हैं। मतलब अगले 5 सालों में इंडिया क्या क्या कर लेगा, उसकी सबकी प्लानिंग कौन करता है, नेशनल प्लानिंग कमीशन करता है। तो तुमको ध्यान में रखना है। अब दूसरा पॉइंट, कि 1991 में क्या हुआ, तो 1991 में जो नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जो बोला था मैंने तुमको, तो उन्होंने उनका वो बहुत होशियार थे, और उनको इकोनॉमिक्स में वहां पे उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट लाया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर लाने वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। वो ध्यान में रखना है। 1991 के वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया की बहुत बुरी थी, हमारी हालत बहुत बुरी थी 1991 में। सिचुएशन पैसों के बारे में बहुत ही हार्ड हो गई थी। तो 1991 में ये किसने सॉल्व किया, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने। और जो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, रिफॉर्म्स मतलब क्या, कि सुधारना, किस चीज की सुधारना, अर्थव्यवस्था की सुधारना। तो वो किसने लाया था, पीवी नरसिम्हा राव। और उसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो उस इकोनॉमिक रिफॉर्म को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। वो ध्यान में रखना है तुमको। अभी इस लिबरलाइजेशन का फायदा क्या हुआ, ठीक है, लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, कि हमारे यहाँ पे कैसा था कि जितने भी कंपनीज थे पहले, तो वो पब्लिक के थे, मतलब इन द सेंस गवर्नमेंट के, सरकार के थे। प्राइवेट कंपनीज थे ही नहीं। मतलब कोई भी अगर प्रोडक्ट ले रहे हो ना, तो प्राइवेट कंपनी का नहीं रहता था, सरकार की कंपनी रहती थी। तो लिबरलाइजेशन के वक्त उन्होंने क्या किया, जितने भी ये कंपनीज है, वो सभी कंपनीज ओपन कर दिए लोगों के लिए। वो तुमको ध्यान में रखना है, लोगों के लिए ओपन कर दिया उन्होंने ये सभी चीजें। अब जो पहला पॉइंट उसमें है वो है इंडियन इकोनॉमी फ्लरिश्ड। तो इसके अंदर इकोनॉमी हमारी बहुत सुधर गई, ये लिबरलाइजेशन की वजह से। लिबरलाइजेशन मतलब क्या, कि कंपनीज पहले किसके थे, सब सरकार के थे।
लेकिन अब गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कि प्राइवेट लोग भी अपनी कंपनी खोल सकते हैं, मतलब जैसे कि रिलायंस या फिर सपोज टाटा, तो जितने भी ऐसे कंपनीज है बड़े बड़े, तो प्राइवेट लोगों के, सरकार के नहीं है, प्राइवेट के। मतलब जैसे कि तुमको कोई सरकार सपोज कोई कंपनी खोलनी है तो अलाउड नहीं था पहले, लेकिन 1991 के वक्त क्या किया, सरकार ने ये ओपन कर दिया, भाई जिसको कंपनी खोल लिया ना खोल लो, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट कर दो। ये परमिशन क्यों दी, क्योंकि कंपनी बनेगी तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी ना। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी बहुत फास्ट सुधर रही थी 1991 के बाद, लिबरलाइजेशन के बाद। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है ओपन कर दी प्राइवेट लोगों के लिए। तो जो फॉरेन के लोग हैं, मतलब इंडिया के बाहर के लोग, तो उनको पता चल गया कि इंडिया के अंदर अब प्राइवेट जो कंपनीज है उनको अलाउड है ओपन करना। तो वो लोग भी आ गए, बाहर के लोग यहाँ पे पैसा लेके अपना। तो वो अच्छी चीज होती है, क्योंकि उनका पैसा जब आता है इंडिया के अंदर तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बनता है, फिर हम और डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया हमारे इधर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि फॉरेनर कोई तो भी जो इंडिया के बाहर का है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो अच्छी चीज है। उसी वक्त लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में बहुत सारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स होने की वजह से इंडियन इकोनॉमी अच्छे फास्ट बढ़ रही थी, क्योंकि इंडिया के पास पॉपुलेशन की कमी नहीं है। तुमको तो पता है इंडिया की पॉपुलेशन खतरनाक है, 121 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी पिछले सेंसस के हिसाब से, 121 करोड़। तो इतने लोग उस टाइम के ऊपर, मतलब ऑब्वियसली उस टाइम के ऊपर 121 करोड़ नहीं थे, लेकिन फिर भी उस टाइम के ऊपर हमारे लोग थे ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। तो जब कंपनी बनी तो उसके लिए काम करने वाले लोग भी तो चाहिए, तो इंडिया में तो कमी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी खासी डेवलप हो गई। किन चीज की वजह से, लिबरलाइजेशन की वजह से कंपनी ओपन करने का परमिशन मिल गया, ऊपर से फॉरेनर लोग अपना पैसा लेके आ गए, प्लस जो काम करने के लिए लोग चाहिए, मजदूर लेबर, तो वो तो इंडिया में बहुत सारा अवेलेबल था। तो स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स वो भी अवेलेबल थे, जिनकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अच्छे हो गए। उसके बाद और क्या हुआ, उस टाइम के ऊपर सबसे जो बड़ी जो सेक्टर था, जो सबसे ज्यादा डेवलप हुआ, वो कौन सा था, आईटी सेक्टर था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। वो सबसे ज्यादा बढ़ा उस टाइम के ऊपर। और उसमें से उसी चेंजेस को 1991 के बाद उसको क्या कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन।